अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू नावल। होप सो आप लोगों को ये पसंद आए। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। धड़क मेरे दिल की मचल मचल कर क्यों आरिश बिल्लोच का नाम लेती है। वो गाल पर हाथ टिकाए टिकटिकी बांधे हसरत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। इस खूबरू शख्स की भूरी कांच सी आंखों में अलवई चमक फूट रही थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत भूरी हल्की बियर्ड ने इसकी वजाहत में मज़ीद इजाफा कर दिया था। मगरूर सतवा नाक और इस पर धरा गुस्सा। आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस अपने पूरे जाहो जलाल समेत वो फौजी दस्ते के बीचों बीच इस्तादा अपने मातहतों को इनके फ़राइज़ समझाता वो कोई यूनानी देवता लगा जिसको सिर्फ देखते थे मगर इसे छूने की हिम्मत नहीं रखते थे। फौजी कैप पहने सबको इंस्ट्रक्शंस देता वो लोगों के जम गफीर में अपनी ज़िरक निगाहों से चारों अतराफ का जायज़ा ले रहा था। तभी मेन गेट से मुल्क के वज़ीर आला दाखिल हुए थे जो सिक्योरिटी के साथ आकर खसूसी नशीस पर बैठ गए। ब्रिगेडियर आतिश बिलोच के साथ बैठे वो इनसे महव कलाम हुए और आज 6 सितंबर के लिहाज से होने वाली पाकिस्तान में मुल्क की दफ़ा की खातिर डट जाने वाले फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था। योम दफ़ा पाकिस्तान के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मुसल्ह अफ़वाज जदीद तरीन हथियारों और मिसाइलों की नुमाइश करते हैं और इसके साथ अक्सर महारत का मुजाहरा किया जाता है। इसी सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई थी जिसमें आर्मी से मुंसलिक अफराद की फैमिलीज़ और मुल्क की बड़ी बड़ी हस्तियां मदऊ थीं। आरिश बलोच सबको इनकी ड्यूटीज़ का बताकर जैसे ही पलटा एक लड़की जो तेज़ी से गेट से अंदर आ रही थी बिला अख्तियार इससे टकरा गई मगर वो चट्टान बने खड़ा रहा था जैसे इसके फौलादी वजूद को इस हल्के से धक्के से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। लगती हुई नज़रों से देखा इसकी नीली आंखों में हसद भरे शरारे फूटने लगे। जिया दुरानी ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा तो जैसे अपनी जगह साकित रह गई। इस शानदार शख्स की भूरी कांच सी आंखों पर इतनी घनी मुड़ी हुई पलकें थी कि वो चंद सानिये नजरें ही हटा ना पाई। क्या किसी शख्स की इतनी प्यारी बड़ी बड़ी घनी मुड़ी हुई पलकें हो सकती हैं? भूरी गहरी आंखें और इंतहाई दिलकश के नकोश वो तो जैसे होश खो बैठी थी। रही सही कसर इसके कसरती बदन पर मौजूद आर्मी यूनिफॉर्म ने पूरी कर दी थी। हर लड़की का ख्वाब होता है एक आर्मी मैन, वो भी इन्हीं में से एक थी। इससे टकराने की वजह से जिया दुरानी के हाथ में मौजूद पास नीचे गिरा। आरिश बिलोच गेट पर मौजूद सेक्रेटरी फोर्सेस को कुछ हिदायत देते हुए जैसे ही वापस आया वो लड़की इधर उधर देखती न जाने क्या तलाश कर रही थी। वेयर इज़ योर पास मैडम? वो संजीदगी से गोया हुआ। मामा मेरा पास। इसने हाथ देखा तो खाली था। अपने शोल्डर पर बैग में तलाश किया मगर इसे कहीं भी पास नहीं मिला। आरिश बलोच ने इसके जदीद तरीन ड्रेसिंग को नागवारी से देखा जो जीन्स पर टॉप पहने बिना स्कार्फ के, पाँव में हाई हील्स पहने, खुले शोल्डर कट बालों पर गॉगल्स लगाए खड़ी थी। आपको बिना पास अंदर आने की इजाज़त किसने दी? वो कड़े तेवरों से घूरते हुए बर्फीले लहजे में बोला, मेरे पास था पास, पता नहीं कहाँ गया। सच में आप पीछे जाकर खड़ी हो जाए। इसने सारी सीट्स के पीछे जाकर खड़े होने के लिए कहा तो जिया दुरानी की बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। ओए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? वो बदतमीज़ी की तमाम हद फलांगते हुए तलख लहजे में गोया हुए। हरीश बलूच के चेहरे के तासुरात मज़ीद पथरीले हुए। इसका चेहरा जब्त के बायस लहू झलकाने लगा। जिया दुरानी इसके यूनिफॉर्म शर्ट पर लगे इसके बैच को पकड़कर इस पर लिखा नाम पढ़ना चाहती थी। डोंट, इसने घर स्टार आवाज़ में वार्निंग दी थी। तो कैप्टन आरिश बलोच, अभी तुम ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ जो मुझे पीछे खड़ा होने का ऑर्डर दे रहे हो। तुम जैसे कहीं मेरे आगे पीछे पानी भरते हुए नजर आते हैं। वो मकरूनाना अंदाज में बोली तो आरिश बलोच के तो सर पर लगी तलवों पर पुजी। मेरी रग रग में मेरा लहू मुल्क के लिए इश्क बनकर दौड़ता है। तुम जैसी घमंडी लड़की के अकड़ ना निकालना मेरे दाएं हाथ का खेल है मगर मेरे मुल्क की मिट्टी में मिला है औरतों के एहतराम का सबक। लेकिन होती हैं कहीं तुम जैसी औरतें जो एहतराम के काबिल नहीं। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहरज़दा आवाज़ में बोला, बड़ा गुरूर है ना तुम्हें खुद पर? तुम्हें अपने इशारों पर ना नचाया
تو میرا نام بھی جیا دورانی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایک بھاری ہاتھ کا تھپڑ لگا کر اسے گیٹ سے باہر پھینکتا، آرش بیٹا اسے آنے دو، مسٹر صاحب کی بیٹی ہے۔ منسٹر صاحب کی بیٹی ہے، آتش بلوچ جو اسے کافی دیر سے جیا دورانی سے الجھتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس کے قریب آ کر کہا۔ وہ ایک ادا سے شانے سے بال جھٹکتے ہوئے ٹک ٹک کرتی ہیل سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتا دانت پیستے رہ گیا۔ دور چیئر پر بیٹھی ہوئی انا بلوچ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی میں موجود جیا دورانی کا پاس چڑمڑا ہونا نیچے گرا تھا۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، سب کی نظریں اسٹیج پر تھیں، مگر انا بلوچ کی نظریں وہیں اٹھ رہی تھیں جہاں جہاں آرش بلوچ جا رہا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیت کر آج ملک واپس آئی تھی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب ساری ٹیم فتح اپنے نام لکھوا کر واپس آئی تو ساری عوام پورے جوش و خروش سے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی ساری ٹیم کے کھلاڑی باری باری باہر آتے جا رہے تھے، گلاب کے پھولوں سے بنے ہاروں کو ان کے گلے میں پہنا کر ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا تھا۔ اس بار میچ کی فتح مندی کا سہرا زورے بلوچ کو جاتا تھا، جسے لاسٹ بال پر سکسر چھکا لگانے کی وجہ سے مین آف دی میچ قرار دیا گیا تھا۔ عوام نے جب زوریز بلوچ کو باہر آتے دیکھا تو سارا ہجوم ایک دم اس کی طرف لپکا تھا اور اسے بازوں میں اٹھا کر خوشی سے اوپر ہوا میں اچھالنے لگے۔ ہر کوئی اسے ہاتھ لگانے، اس سے بات کرنے، اس کو مبارکباد دینے کے لیے اپنی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ یارم بلوچ اور ہاتھ بلوچ جو دونوں وہاں ایئرپورٹ پر موجود تھے، ان دونوں کو لینے آئے تھے، دور کھڑے پرشوق نظروں سے سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ بھائی صاحب دیکھیں، اب ہمیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ پبلک پراپرٹی جو بن گئے ہیں۔ ہاتھ بلوچ نے اپنے ساتھ کھڑے 3 پیس سوٹ میں ملبوس یارم بلوچ کو اشانے پر ہاتھ رکھ کر ستائشی نظروں سے زوریب بلوچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم بلوچ آج بھی ویسا ہی شاندار شخصیت کا مالک تھا، صرف کن پٹی پر تھوڑی سی چاندی بکھر گئی تھی جو اس کی شخصیت کو مزید تقویت بخش رہی تھی۔ ٹھیک کہا، بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے ایسے فرمانبردار اور قابل بیٹے ملے، یارم بلوچ نے زوریز بلوچ کی طرف دیکھ کر کہا جو اپنے بابا کو دیکھ چکا تھا۔ اب وہ انہیں دور سے ہاتھ ہلاتے ہجوم کو چیرتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ہو بہو یارم بلوچ کی کاپی تھا، ہو بہو وہی ساحرانہ نقوش، وہی 6 فٹ سے نکلتا خط، بس آنکھیں چاہت کی طرح نیلی تھی۔ یارم بلوچ کے 3 بچے تھے، براق بلوچ، زوریز بلوچ اور انا بلوچ۔ زوریز بالکل یارم بلوچ پر گیا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، واٹس اپ؟ وہ بھاگنے کے انداز میں آگے آ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ پرفیکٹ، کنگریچولیشنز۔ یارم بلوچ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ پھر زوریز بلوچ ساتھ کھڑے اپنے چچا ہاتھ بلوچ سے والہانہ انداز میں ملا۔ گھر چلیں، موم سے بھی ملنا ہے۔ زوریز نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھ کر کہا۔ نہیں، کچھ دیر رک جاؤ، ہاتھ نے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ یارم بلوچ کی نظریں ابھی بھی باہر آنے والے مسافروں پر تھیں۔ آپ بتائیں چاچو، اس نے ہاتھ بلوچ سے پوچھا۔ ہاتھ مبہم سا مسکرایا۔ یارم بھائی سا ناراض ہو جائیں گے، خود دیکھ لینا۔ بلیو جینز پر وائٹ شرٹ، اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، اپنی نیلی آنکھوں کو گوگلز کے پیچھے چھپائے وہ جیسے ہی پلین کی آخری 2 سیڑھیوں پر پہنچا، سٹائل سے جمپ لگا کر نیچے اترا تو اس کے سلکی بال بھی اچھل کر اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے جیسے ہی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوا، سامنے ہی یارم بلوچ کو دیکھا تو سنجیدگی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ مس یو سو مچ ڈیڈ، براق بلوچ نے سنجیدگی سے کہا۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی مس یو ڈیڈ۔ پاس کھڑے زوریز بلوچ نے اسے جان بوجھ کر چڑھایا۔ سلام تو میں نے آنکھوں سے ہی کر دیا تھا، کیوں ڈیڈ؟ براق بلوچ نے آئی برو اچکا کر تائیدی انداز میں پوچھا۔ بالکل، یارم بلوچ نے اپنے لاڈلے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ یارم بلوچ کی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی MBBS کرے اور اس کے ساتھ مل کر اس کو ہاسپٹل چلانے میں، سب کی مدد کرنے میں اس کا ساتھ دے۔ ڈیڈ، یہ گوگلز کے پیچھے سے بھی آپ کو بھائی کی نظروں سے کیا
کیا سلام کیسے مل گیا؟ زوریس نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے یار، تم نہیں سمجھو گے ہم باپ بیٹے کی کیمسٹری کو، یارم بلوچ نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ اوف ڈیڈ، یہ کیمسٹری میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو بس یہ پوچھیں چھکے چوکے کیسے لگانے ہیں، کلین بولڈ کیسے کرنا ہے۔ وہ براق کے شانب کے گرد بازو رکھتے ہوئے بولا۔ براق بلوچ اور زوریس کی قد و قامت ایک جیسی تھی۔ براق کا جسم مضبوط تھا مگر زوریس کا کثرتی تھا، ورزش کی وجہ سے دونوں میں بہت مماثلت تھی۔ دونوں کی آنکھیں نیلی تھی، براق کے نقوش تھوڑے معصومانہ تھے، چاہت سے ملتے جلتے، جبکہ زوریس کے یارم بلوچ جیسے تیکھے۔ چاروں آگے پیچھے ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور گھر کے راستے پر روانہ ہوئے۔ گھر بتایا تھا براق اور زوریس کی واپسی کا؟ یارم بلوچ نے اسٹیئرنگ تھامے ساتھ بیٹھے ہاتھ سے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ بس آس اور آویزہ کو بتایا تھا تاکہ وہ کھانا کا بندوبست کر سکیں، باقی سب کو سرپرائز دیں گے۔ ہاتھ کی بات پر یارم نے ہلکے سے سر کو جنبش دی، پھر ونڈ سکرین پر نظر جما لی۔ میرا ڈھولنا آیا، وے میرا ڈھولنا آیا۔ چپ مہی چپ ہے رانجھا، آجا آجا۔ وہ لہک لہک کر گاتی آم کے درخت کے نیچے کھڑی کیریاں توڑنے میں مصروف تھیں۔ ہیر، گھر نہیں جانا؟ دیر ہو جائے گی، پھر تیری مامی کا تو پتہ ہے تجھے، اپنی تئیں۔ اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، لیکن سامنے والی پر اس کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ ڈرنے کی بجائے کھلکھلا کر ہنس گئی۔ میں نے پوچھا ہے کہ تجھے اپنی مامی کا کوئی ڈر نہیں، تم ہنسنے لگ گئی ہو۔ اس کے اس نے سامنے کھڑی 18-19 سالہ دلکش خوبصورت نین نقوش کی مالک لاؤبالی سی ہیر کو بغور تکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اوف اللہ! اس نے جھنجھلا کر اپنا ماتھا پیٹا۔ کیا ہوا؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے سامنے کھڑی ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مامی کی کڑوی کسیلی باتیں تو روز سننی پڑتی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، روز کی بات ہے، آج پھر سن لوں گی۔ اس نے بھی اپنے سامنے کھڑی اقرا سے کہا اور پھر جلدی سے نیچے گری کیری اٹھا کر واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ ویسے یہ کیس رانجھا کو یاد کیا جا رہا تھا صبح صبح؟ اس نے بھی ہیر کے گانے سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہیر کا رانجھا اور کون؟ اس نے اشتیاق سے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی کیری کو دوپٹے سے صاف کرتے دانتوں سے کترنے لگی۔ ہیر، اگر تجھے تیرا رانجھا نہ ملا تو؟ وہ اس کو ایسے کھاتے دیکھ کر اچانک ہی بولی تھی۔ تو میں بھی زہر کھا لوں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ہنسی چاروں اور بکھری تھی، جیسے زہر کھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بکھری تھی جیسے زہر کھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اقرا، کل سکول دا سبق؟ کل ملوں گی تو بتاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تینوں پتہ ہے مینوں پڑھنا دا کنا شوق ہے، پر مامی، اس نے بڑی رغبت سے چٹخارے لے کر کیری کھاتے ہوئے رک کر افسردگی سے کہا۔ میں ہوں نہ تمہیں سارا سبق اپنی کتاب سے پڑھاتی ہوں، تو کیا ہوا کہ تمہارے پاس اسکول کا سرٹیفکیٹ نہیں؟ اس نے ہیر کے شانے پر ہاتھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ چل چلے گھر، مامی نے میری جان کھول لینی آج۔ ہیر نے اس کی کلائی سے کھینچتے اور واپس کی راہ لی تھی۔ دھوپ اور گرمی کی شدت سے اس کی گوری رنگت تمتما رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بڑھی جو کچی مٹی سے بنا تھا۔ یہ پنجاب کا ایک بیک ورڈ علاقہ تھا جہاں زیادہ تر غریب کسان مٹی سے بنے گھروں میں گزر بسر کر رہے تھے۔ آ گئی مہارانی، صبح صبح کہاں مر گئی تھی؟ کام تمہارے مرے ہوئے نے کرنے تھے۔ زرینہ کی کڑتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کی کٹیلی نظریں ہیر پر جمی تھیں۔ مامی، میرے والدین تک نہ پہنچا کر، اس نے بھی بڑی کاٹ دار آواز میں جواباً کہا اور دوپٹے میں چھپائی ہوئی کیریاں ایک طرف رکھی تھی۔ بڑی چلنے لگ گئی ہے تیری زبان، کینچی ورگی آ جائے تیرے ماما، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا، یا تو تیری زبان نہیں یا تو نہیں، مفتی روٹیاں توڑتی ہے۔ آگے سے زبان چلا دی۔ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ یہ کرنا ہے
ना चाहते हुए भी हीर के गले में आंसू का फंदा सा लग गया था। वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली, आज कोई नया दिन निकला है जो तुम्हें पता नहीं क्या करना है। पहले लस्सी बनाओ फिर साग। मैं ज़रा साथ सकीना से मिलकर आती हूँ। कहते हुए वो बाहर निकल गई। हीर अब अपने दुपट्टे के पल्लों से चेहरा साफ करती कच्ची मिट्टी के फर्श पर बैठकर लस्सी बनाने लगी थी, साथ साथ गुनगुना रही थी, मेरा ढोलना आया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ज़रा उलझी लटें सवार लूँ, हर अंग का रंग निखार लूँ, सजना है मुझे सजना के लिए। ब्लू शिफॉन की घुटनों से कुछ ऊपर आती फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे पहने, आधे बालों को ढीले से कैचर में मुकीत के गले में हम रंग दुपट्टा डाले वो मिरर के सामने खड़ी लबों पर नेचुरल लिपस्टिक लगा रही थी। हल्के से ही मेकअप में वो दिलकश दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ एंगल से खुद को आईने में देखते वो एक तनकीदी निगाह खुद पर डालते गुनगुनाने का शुगल भी फरमा रही थी। वाओ आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आवेजा ने सताइशी नज़रों से इसे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा कर कहा। किसके लिए इतनी ख़ास तैयारियां फरमाई जा रही हैं? इसने ड्रेसर के सामने खड़ी आस के करीब आते इसके दोनों बाजू को थाम कर शरारत से पूछा। तुम जानती हो आवेजा, तंग मत करो। आज शर्माते हुए नज़रें झुका गई। ओह, बुराक भाई आ रहे हैं। वो इसे छेड़ने के अंदाज में बोली। आज इनकी पसंद का खाना बनाया, मामा के साथ मिलकर अब इनकी पसंद के रंग का सूट भी पहना लिया। ठीक से बताओ ना आवेजा, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। आज सच में बुराक भाई तुम्हें इतने सालों बाद देखकर अपने होश खो बैठेंगे। इसने आस को प्यार भरे अंदाज में कहा। चलो आओ चले बाहर, लगता है कि वो लोग आ गए। आस ने इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर की तरफ खींचा क्योंकि इसे गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आ गई थी। आज भी हवेली अपनी आलीशान इमारत के साथ खड़ी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसे जदीद तराश करार से मज़यन कर दिया गया था। सरदार फलक बिलोच की वफ़ात के बाद सरदार यारम बिलोच आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी वो अपने ख़ानदान की साख पर बरकरार रखे हुए थे। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल नुमा लाउंज का मंजर था। हॉल यहाँ के मकीनों के बेहतरीन ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। हॉल के वस्त में निहायत कीमती फानूस रोशन थे। वहाँ बिलोची तर्ज लकड़ी के नक्श व निगार से गुंधा सोफे और बिलोच सजावट के शोपीस सजाए गए थे। दीवार पर जदीद राइफल्स लटक रही थी, शिकार करने के आलात और एक बारहसिंगा की खोपड़ी का शो पीस लगा था जो इतने सालों बाद भी अपने मुकर्ररा जगह पर लगा था। दीवार पर सरदार फलक बिलोच और जरिश बिलोच की एनलार्ज साइज़ की तस्वीर लगी थी। इसके साथ मज़ीद तस्वीर का इजाफा हो चुका था। तस्वीर में सरदार यारम बिलोच के साथ इसकी बीवी चाहत और तीनों बच्चों बुराक बिलोच, जोरेस बिलोच और अना बिलोच थे। दूसरी तस्वीर में हाद बिलोच के साथ हादिया और इसकी दो बेटियां आस और आवेजा दिखाई दे रही थी। तीसरी और आखिरी तस्वीर में आतिश बिलोच के साथ ससी और इनके पीछे खड़ा संजीदा सा आरिश बिलोच इस छोटी सी फैमिली को मुकम्मल कर रहा था। चाहत, इधर ना अपने इलाके में एक नया पार्लर खुला है, वहाँ चले? हादिया ने चाहत से पूछा जो सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। नहीं, मेरा दिल नहीं। वैसे भी ये उम्र थोड़ी है पार्लर जाने की। जब वक्त था तो कौन सा गए थे, अब जाकर क्या करना है? चाहत ने अफसुर्दगी से कहा। ससी तुम चलो ना, ये चाहत में तो न जाने कौन सी बूढ़ी रूह समा गई है। हादिया जल कर बोली थी। चाहत कहीं से भी 3 बच्चों की मां नहीं लगती, इसे क्या ज़रूरत है जाने की? ससी ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम अपना बताओ, चल रही हो कि नहीं? भाभी साहब वो कहते हैं तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, ससी ने शर्माते हुए बताया। एक दूसरे के मुंह देखती रह जाना, जब तुम दोनों के शौहर तुम्हारे ये बासी मुंह देखकर बाहर कोई नया नज़ारा ढूंढ लेंगे। हादिया ने जानबूझकर इन्हें डराना चाहा था। ओफ, कैसी बातें करती हो हादिया, अल्लाह ना करे। अच्छा चलते हैं, मगर कल सुबह चलेंगे, चाहत ने कहा। क्यों, कल कोई ख़ास दिन है? हादिया ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखते हुए पूछा।
तुम्हें याद नहीं कल क्या है? शशि ने हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। ओह हाँ, याद आ गया। अभी वो गुफ्तगू में बहफ थी कि लाउंज के दरवाजे से यारम और हाथ अंदर दाखिल हुए और इनके पीछे पीछे बुराक बिलोच और जोरेस बिलोच भी दाखिल हुए। चाहत जो बुराक की याद आने पर अफसरदा थी, इसे सामने देखकर इसकी नीली आंखों में चमक उभरी। मॉम, वो भागने के इस अंदाज में चाहत के पास आते हुए इसके गले लगा। चाहत दीवानावार इसकी पेशानी चूमने लगी। मेरा बुराक, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। मॉम, मैंने भी। फितरत से जज्बात से चाहत की आंखों से आंसू निकल कर गालों पर बिखरने लगे। हम भी खड़े हैं राहों में। जोरेज बिलोच ने इन माँ बेटे के इमोशनल सीन को रोकने के लिए अपनी मौजूद का एहसास दिलाया। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अना बिलोच ने पीछे से आकर टुकड़ा लगाया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जोरेज ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने देखा था भाई कैसे मैच जीतने के बाद लड़कियां आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए कैसे बेसब्री से आप पर गिर रही थी। लड़कियों के क्रश की घर में कोई खतर नहीं। अना शरारत से हंसते हुए बोली। हाँ, वो ठंडी हाँ भर के बोला। ये तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया अना। वाकई कोई कदर नहीं मेरी किसी के दिल में। वो बज़ाहिर तो अना से कह रहा था, मगर नज़रें आस पर मरकूज थी। तुम्हें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई? चाहत ने अना को सामने देखकर हैरत से पूछा, क्योंकि वो शहर के हॉस्टल में मुकीम थी। पढ़ाई के सिलसिले में इसे यहाँ देखकर चाहत ने सवाल किया। जी मम्मा, छुट्टियां तो परसों ही हो गई थी। कल कैप्टन आतिश बिलोच के साथ मैं एक तकरीब में गई थी और आज मुझे आतिश चचा जान यहाँ ले आए हैं, अना ने तफसील से बताया। तो चाहत ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और जोरेस की तरफ देखकर अपनी दूसरी बाजू फैलाई तो जोरेस भी इनके साथ लगा था। चाहत के चेहरे पर अलवही मुस्कुराहट थी। यारम बिलोच को अंदाज़ा था कि आज वो काफ़ी अरसे बाद बहुत खुश थी अपने बेटों को अपने पास वापस पाकर। बाबा जानी, अना यारम बिलोच के सीने से लगी थी और इसके गिर्द बाजू फैला लिए। मेरी डॉल, यारम ने इसका गाल थपथपा कर कहा। शशि की आंखें अभी तक दरवाजे पर जमी थी। भाभी सा, आतिश को किसी सरकारी काम से, अर्जेंट काम से वापस जाना पड़ा। इससे फ़ोन पर बात हुई थी। रास्ते में मेरी कह रहा था आपको बता दो आरिश भी शाम तक आ जाएगा। हाथ बिलोच ने शशि की पेशानी दूर की थी। शशि की परेशानी दूर की थी। या आप मुझे बताकर नहीं जा सकते थे? हादिया इसे घूरते हुए तेज़ आवाज़ में खफकी भरे अंदाज में बोली। चलो भाई, पहले तुम अपनी बीवी के सवाल का जवाब दो। यारम ने आईब्रो उचकाकर हाथ से कहा था। वो समझ गया था यारम का तंग करना। अस्सलाम वालेकुम। आस और आवेजा दोनों आगे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। वालेकुम अस्सलाम। जुरैज बिलोच ने आस को सताइशी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया था, जबकि बुराक ने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। सब आपस में हल्की फुल्की रस्में गुफ्तगू करने लगे। आस का ध्यान बुराक पर था, मगर वो बेनियाज बना चाहत के साथ बातों में मशगूल रहा। इसे अपने साथ बीते वक्त की बातें बता रहा था, जबकि जोरेस बिलोच की नज़रें आस के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जो बुराक की बेइतनाई पर फीका पड़ चुका था। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होने अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। आस ने इसकी चौड़ी पुश को तब तक देखा जब तक वो अपने कमरे में दाखिल नहीं हो गया। चेहरा बेमोल होने के एहसास से धुआं धुआं सा हो गया था। इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी लग रही हो। जोरेस बिलोच ने सबको अपनी बातों में मशगूल देखा तो आस के अखब से निकलकर इसके पास खड़े हुए आर्ज लहजे में कहा, तुमसे किसने पूछा? वो मुँह पसोर कर लटमार अंदाज में बोली। यार, मैंने सोचा तुम्हारा दिल रख लूँ। कसम से भूतनी लग रही हो रोते हुए, सारा काजल फैल गया है। जोरेस ने जानबूझकर इसका ध्यान बटाने के लिए शरारत आमेज अंदाज में कहा। तुमने देखा ना जोरेस, कैसे नज़रअंदाज किया है बुराक ने मुझे। वो सूं करती नाक हथेली की पुश से रगड़ते हुए शिकायती अंदाज में बोली। वो भाई थके हुए हैं ना सफ़र की वजह से, इसीलिए देखना फ्रेश हो जाएंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे। इसने अपने तई इसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। तुम भी सफ़र करके आए हो, तुम पर तो थकन का कोई असर नहीं हुआ। तुम तो ऐसे चहक रहे हो जैसे उड़ कर आए हो। वो नाक सुकेड़े बोली थी। किसी को देखते ही सारी थकन उड़न छू हो गई है, इसीलिए। वो कहते हुए मुबहम सा मुस्कुराया था। अच्छा, ये सब छोड़ो, बताओ मुझे ऐसा क्या करूं जो बुराक को अच्छा लगे। इसने
जोरेस से मशवरा लिया। वो हर बार जोरेस से मशवरा लेती थी बुराक को अपनी तरफ मायल करने के लिए। सोच कर बताता हूँ। कल हमारा सिल्वर जुबली फंक्शन पर किसे इनवाइट करना है? किसने लिस्ट बनाई है? किसी ने लिस्ट बनाई है, यारम ने पूछा था। चाहत और शशि ने हादिया की तरफ इशारा किया। आयशा, मैंने बनाई है, आप देख कर बताएं कोई रह तो नहीं गया। हादिया ने टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर यारम की तरफ बढ़ाई थी। ये काम अगर मेरी मासूम सी बीवी पर होता तो मैं चेक कर भी लेता। देखो हादिया, भाई साहब तुम्हें चालाक कह रहे हैं। हाथ ने जानबूझकर हादिया को यारम के खिलाफ भड़काया था। ऐसा कुछ नहीं हाथ जी, आप आग में तेल मत डालें। भाई साहब मुझे अक्लमंद समझते हैं, हादिया ने हाथ को चिढ़ाते हुए कहा। इनकी नोक-झोंक काफ़ी देर तक चलती रही। आज यारम बिलोच और चाहत की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी। साथ साथ बुराक यारम बिलोच की जगह आज फलक हॉस्पिटल का चार्ज संभालने जा रहा था। फलक हॉस्पिटल जो बुराक के दादा के नाम से बनाया गया था। हवेली में सब मधु थे। घर में खूब गहमा गहमे का माहौल था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। चाहत डार्क ब्लू साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। जब यारम बिलोच ने इसका रुख अपनी तरफ की, इसे अपनी तरफ अपनी नज़रों के हिसार में लिया। आज तो गज़ब ढा रही हैं, वो फुसूखेज़ आवाज़ में बोला। चाहत ने इसे देखा जो इस उम्र में भी बहुत शानदार लग रहा था। बस कनपट्टियों पर ज़रा सी चांदनी उतर आई थी, मगर वो भी इसे बहुत सूट कर रही थी। अब आप बूढ़े हो गए हैं तो रहने दीजिएगा। ये बूढ़ा किसको कहा? आपके वो दो बॉडीगार्ड्स प्लस चमचे आ जाते हैं हमेशा मेरे रोमांस में खलल डालने, वरना मेरी एक और डॉल लेने वाली हसरत अभी भी पूरी कर सकता हूँ। वो इसकी कमर से जकड़ते इसे अपने करीब किए बोला था। इससे पहले कि वो अपनी मोहब्बत का कोई सबूत देता, बुराक और जोरेस बिलोच दोनों कमरे में आ गए। लो, नाम लिया और माँ के चमचे हाजिर। यारम बिलोच सुलगते लहजे में बोला। मैं जाऊँ अपने बेटों के साथ या आपने आना है? चाहत मुस्कुरा कर बोली तो यारम सर झटक कर इनके साथ नीचे उतर गया। फंक्शन अपने उरूज पर था। हवेली को बहुत खूबसूरती से कुदरती और आर्टिफिशियल दोनों तरह के फूलों से सजाया गया था। सीढ़ियों की रेलिंग पर गुब्बारों और रिबन से सजावट की गई थी। चाहत और यारम ने केक काटा तो फिर पूरे तालियों की गूंज में इन्हें दुआओं से नवाजा गया। तहफ़ देने के बाद अब मेहमान पुरतकल्लुफ़ डिनर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज इस अहम मौके पर हमें कुछ बात करनी थी तुमसे, वहाज और ज़ारा ने यारम और चाहत से तकरीब के दौरान कहा था। कहो। मैं दरअसल अपने बेटे का रिश्ता मांगना चाहता था। तुम ज़रा हाथ से मेरी तरफ से बात करो। और मैं भी आज के लिए बात करना चाहता था। आदम ने भी इसे आगाह किया। यारम बिलो सोच में पड़ गया। अचानक आवेजा किसी ने बाजू से खींचकर एक रूम में बंद कर लिया। इससे पहले कि वो चीखती, मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला अंदर ही घोट दिया था। अपने चेहरे पर आतिश बिलोच की गर्म सांसें महसूस करते इसका दिल 120 की स्पीड से भाग रहा था। आवेजा, अपने पापा को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, वो जुनूनियत में अंदाज में बोला। आवेजा के ध्यान पान से वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। खौफ से इसका गुलाबी रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ चुका था। मैं तुमसे बड़ी हूँ आरिश, तुम्हारी बहनों की तरह। तुम कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में इस तरह? दूसरी तरफ इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी आंखों में जज्ब करती आरिश का ध्यान इसके सुर्ख होठों पर आकर रुका था। बात मानूंगी ना? इसका सवालिया लहजा आवेजा की धड़कनों को मजीद बढ़ा गया। आवेजा की आंखें की पुतलियाँ हैरत से फैली। इसके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। इसने इस बात में सर हिलाया। फिल वक्त वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। बाहर फंक्शन शुरू हो चुका था। गुड गर्ल, इसने आवेजा के चेहरे के करीब चेहरा किया। सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। आवेजा ने इसकी हद दर्जा गुर्बत पर अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। इसे आरिश बिलोच की तपिश ज़दा सांसें अपने चेहरे झुलसाती हुई महसूस हुई। कुछ देर बाद इसकी पुरहिद्दत सांसों का सुलगता एहसास ख़त्म हुआ तो आवेजा ने आंखें खोली। गहरा सांस लिए अपनी मुंतशिर धड़कनों को करार देती वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बाहर निकल गई जहाँ सब मौजूद थे। यारम, ये मेरा बेटा है, ज़वालिक कफल वहाज।
वहाज ने अपने बेटे ज़ोलिकफल वहाज ने अपने बेटे का तारुफ यारम और हाथ बिलोच से करवाया। इन दोनों के बैक वक्त ज़ोलिकफल की तरफ चौंक कर देखा था। ग्रेट, तो तुम पायलट हो? हाथ ने इसके यूनिफॉर्म को देखकर कहा। जी, मैं एयरफोर्स में हूँ। बाखुदा मेरा शो ऑफ करने का कतई इरादा नहीं था, लेकिन मॉम डैड ने मुझे चेंज तक नहीं करने दिया। फ्लाइट से वापसी पर सीधा यहीं ले आए। ताखिर के सबब वो धीमे लहजे में शाइस्तगी से गोया हुआ। हाथ में चाह रहा था अगर ज़ोलिकफल और आवेज़ा को कुछ देर अकेले में बात करने दें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? डॉक्टर वहाज ने रज़ान से पूछा था। हमारे बड़ों के दौर में तो लड़के और लड़की का रिश्ता एक दूसरे को देखे बिना ही तय कर दिया जाता था। घूंघट उठाकर पता चलता था इन्हें कि लॉटरी लगी या शौक। डॉक्टर वहाज ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सुना है आवेज़ा ने LLB कर रखी है? डॉक्टर ज़ारा ने कहा। जी बिल्कुल, हमारी आवेज़ा पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, हादिया ने खुशगवार अंदाज में बताया। बच्चों को अगर सपोर्ट किया जाए तो लड़कियों से किसी तौर कम नहीं। ज़ोलिकफल को भी कोई मसला नहीं अगर आवेज़ा इस शोबे में काम करना चाहे तो। क्यों ज़ोलिकफल? डॉक्टर वहाज ने सवालिया नज़र से ज़ोलिकफल की तरफ देखकर पूछा था। जी बिल्कुल, इसने फर्माबरदारी से इस बात में सर हिलाया। हमारी बातें तो चलती रहेगी, आवेज़ा से तो मिलवाएं, डॉक्टर ज़ारा ने कहा। अभी देखती हूँ इसे। हादिया ने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा तो आवेज़ा आस के साथ खड़ी दिखाई दी। आवेज़ा बेटा इधर आओ, हादिया ने इसे आवाज़ दी। जी मम्मा, इसने करीब आते ही पूछा था। इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा के बेटे ज़ोलिकफल, पायलट हैं। हादिया ने आवेज़ा को इसका तारुफ करवाया। आवेज़ा ने एक उचटती हुई नज़र इस पर डाली। मुनासिब कद वक़ामत, कदरे गुंदवी, मर्दाना रंगत, तीखे नकोश यूनिफॉर्म में वो काफ़ी मुनासिब दिखाई दे रहा था। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आवेज़ा को बाहर लॉन तक ले जा सकता हूँ? यहाँ बहुत शोर है। ज़ोलिकफल ने सब की तरफ देखकर इजाज़त मांगी थी। आवेज़ा ने चौंक कर हादिया की तरफ देखा था। हम ले जाओ बेटा, हादिया ने कुछ सोचकर इजाज़त दे दी थी। आवेज़ा इसके पीछे पीछे चलकर बाहर लॉन में आ गई थी। वो दोनों लॉन में लगे फाउंटेन के पास खड़े थे। इसमें से शफाफ पानी गिर रहा था। आवेज़ा इस पर नज़रें जमाए खड़ी थी। आपने LLB की क्यों? क्या? हालांकि और भी बहुत सी फील्ड्स थी। इसे खामोश देखकर बात का आगाज़ ज़ोलिकफल नहीं किया। गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए आवेज़ा निहायत शाइस्तगी से गोया हुई। इम्प्रेसिव। दरअसल क्या है ना, मुझे बातें घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसने आईब्रो उचकाते मुस्कुरा कर कहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं भी हूँ, लेकिन रूड नहीं हूँ। इसका दोस्ताना अंदाज देखकर आवेज़ा ने भी बोल दिया था। मेरा करियर, मेरी ड्यूटी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे मुल्क के लिए मेरी ड्यूटी मेरे वालिदैन से भी अहम है। मेरे लिए फैमिली बाद में, मुल्क पहले। और ये बातें मैं तुम्हें शादी से पहले ही इसलिए बता देना चाहता हूँ कि शादी में इन आम हस्बैंड्स की तरह तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊँगा। मुझे आम लोग अट्रैक्ट करते भी नहीं। मुझे भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और वतन से मोहब्बत करने वाले वो बात अधूरी छोड़ गई थी। रवानी में वो न जाने क्या कहने वाली थी, तभी बर वक्त अपनी ज़बान को खफल लगाए वो मुबहम सा मुस्कुराया था और इसका सर तपाए जायजा लिया। मुनासिब कद व खामत, नाजुक सा सरापा, सुर्ख व सफ़ेद रंग का, बड़ी बड़ी गुलाबी आँखें, गुलाब पंखड़ियों से कटावदार लब, सतवानाक में चमकती नोज़पीन की तवज्जो अपनी जानिब मौजूल करवा रही थी। सुर्ख आरिज़ों पर साया फगन रड़ती पलकों का दिलकश नज़ारा इसे महबूब कर देने को काफ़ी था। कोई भी इसके सादगी से गुंदे हुस्न को देखकर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसके मासूमाना अंदाज और बात करने का खुशगवार अंदाज बहुत दिल आवेज था। कितनी अजीब बात है ना कि दो अनजान लोग कुछ पल के लिए मिलते हैं और सारी ज़िंदगी साथ गुजारने का फ़ैसला कर लेते हैं। मुझे तुम पसंद हो आवेज़ा, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? वो आवेज़ा की आंखों में देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। मुझे अपने वालिदैन की खुशी अजीज़ है, जो इनका फ़ैसला होगा मुझे कबूल होगा। आवेज़ा ने इसकी नज़रों का सामना करने से गुरेज बरतते हुए नज़रें झुकाकर कहा, चलें फिर साथ अंदर चलते हैं। वो एक दूसरे की हमराही में कदम उठाते हुए जैसे ही अंदर आए, आरिश बिलोच की भूरी कांच सी आंखों में शोलंग की सी लपक थी, जो आवेज़ा
زول کفن کے ساتھ دیکھتے ہوئے انہیں جلا کر خاکسار کر دینے کو تھی۔ اس کی سبھی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے بھینچ لیا تھا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اشتعال انگیزی سے اپنے والد آتش بلوچ کی طرف بڑھا، جو یارم بلوچ کے ساتھ کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔